नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे सैकड़े की बात कर रहे हैं जिसका सैकड़ा बनने पे हम सब लोग दुखी हैं। और दुखी नहीं हैं, इस समय सबको बहुत ही डर और आशंका है कि अब कैसे चलेगा। कोई भी सैकड़ा होता है, क्रिकेट में सैकड़ा होता है, बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। हमने 100 एपिसोड किए, बहुत सेलिब्रेट किया। हमारे 100,000 सब्सक्राइबर बने तो यूट्यूब ने हमें एक कुछ शील्ड प्रदान की। लेकिन जब ये जो पेट्रोल का प्राइस 100 पार किया तो सबके अब चिंता है, सबको एक ये भी डर है कि अब कैसे चलेगा, खर्चा कैसे होगा। क्योंकि इसको शुरू करने से पहले आप जरा एक नसीब वाला वीडियो देख लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी का। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। अब आपने देख लिया, ये तो प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि ये नसीब वाले हैं। तो अगर पेट्रोलियम की कीमत कम होती है तो ये कहते हैं नसीब वाले हैं। अच्छा, अगर बढ़ती है तो उसको क्या बोला जाएगा, ये आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि आजकल कुछ कहने में वो ये होता है कि हम देश की छवि खराब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा है, इसका जो भी है आप खुद समझ लीजिए। इस समय मुख्य रूप से देश की कुछ समस्याएं हैं। देश की जो समस्या नंबर 1 या जो मुख्य इस समय चीज है जिसको एड्रेस करना चाहिए, वो किसान आंदोलन है। किसानों की बात को हम लोग कोई उसका हल नहीं निकाल रहे हैं, किसान पड़े हुए हैं। दूसरा, कोरोना अभी चल ही रहा है, कोरोना का भी वो वैक्सीनेशन हो रहा है। हम लोग यूपी में कह रहे हैं कि हमने सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगा दी है। हम 23 करोड़ हैं, हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो हम ये भी कहते हैं कि भाई हम सब चीज़ों में, तो हम नंबर्स में ज़्यादा हैं, परसेंटेज में बात होनी चाहिए। तीसरा एक जो आज बड़ी समस्या है वो है महंगाई, बेरोजगारी। और इसी से रिलेटेड एक आम आदमी के लिए, चूंकि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बेतहाशा भाग रहे हैं, तो एक तो डायरेक्ट उसका फर्क पड़ रहा है और इनडायरेक्टली वो रिसेशन, मतलब चीजें महंगी भी हो जाएंगी, हो रही हैं, हो जाएंगी। इन सब से इतर, इससे हट के बीजेपी के लिए और खास करके प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह साहब के लिए मुझे लगता है कि दो तीन मुख्य समस्याएं हैं। इनको छोड़ के सबसे पहली से लेके 1 से 10 तक समस्या है चुनाव। अब चुनाव जो हो रहे हैं, अभी चुनाव होने ही है। केरल में होना है, तमिलनाडु में होना है, पुडुचेरी में होना है, असम में होना है, और सबसे बड़ी बात वेस्ट बंगाल में होना है। अब वेस्ट बंगाल में तो ममता दीदी को इस बार ठीक करना ही करना है। इसी के मद्देनजर जो पेट्रोल डीजल के प्राइस पिछले 12 दिन से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मतलब एवरी डे देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइस। अब जब वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो जो चुनाव में जिस स्टेट जा रही हैं, 1-2 को छोड़ के वो कुछ ना कुछ उन लोग भी परेशान हो रहे हैं। तो अभी राजस्थान ने कल अपना, या 1-2 दिन पहले अपना वेट, जो इस पे डीजल और पेट्रोल पे उनका वैल्यू एडिशन टैक्स लगता है, वैट, वो 38 से 36% किया। वेस्ट बंगाल ने वैट को ₹1 पेट्रोल और डीजल दोनों पे 1-1 रुपया घटा दिया। असम ने जो कोविड के समय उन्होंने एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया हुआ था ₹5, उसको हटाया। और मेघालय ने अभी तक का सबसे बड़ा, द बिगेस्ट जो उसने रिडक्शन किया है, उसने कुछ पेट्रोल पे ₹7.40, डीजल पे ₹7.10, और वैल्यू एडिशन टैक्स जो है, वैट जो है, उस पर ₹2 कम किया है। तो ये इन्होंने इस पर काफ़ी कुछ वो की। अब चूंकि हमारे यहाँ जो हमारे शाह साहब हैं, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनको चुनाव से फोकस होता है और चुनाव ही उनकी बाकी चीज़ें ड्राइव करता है। जैसे पुडुचेरी में चुनाव है तो कांग्रेस के सारे लोग
को तोड़ा जा रहा है। उस चुनाव के मद्देनजर अभी एक उसमें थोड़ा एक समस्या ये आ गई कि पंजाब में नगर निकाय के चुनाव हुए, उससे पहले हैदराबाद में हुए थे। हैदराबाद में जब चुनाव हुए तो भाई सुबह से शाम तक टीवी में आपने दिखाई कि कितना अच्छा बीजेपी खुश थी। हालांकि बीजेपी नहीं भाई, वहां बीजेपी बहुत खुश थी। अब जब पंजाब में अभी हुआ तो एक तरह से बीजेपी नगर निकाय में करीब करीब साफ हो गई। उस दिन टीवी चैनल को भी लगा कि इसको चलाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, एडवर्टीजमेंट तो सरकार ही देती है, तो ये अगर चलाएंगे तो सरकार को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसने नहीं चलाया। ठीक बात है। एक जगह चुनाव और आ रहे हैं और वो चुनाव बहुत दबे पांव आ रहे हैं। वो चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के चुनाव, वो भी अगले 2-3 महीने में होना है। उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन अगर वहां पे बीजेपी का कुछ ऊंच नीच होता है तो उसके लिए थोड़ा अगले वर्ष जो विधानसभा चुनाव में तो दिक्कत होगी। अब इन सब के बीच जो पेट्रोल की स्थिति है वो जरा समझ लीजिए क्या हुआ है, क्योंकि पेट्रोल लेके पेट्रोल बहुत महंगा होता जा रहा है। पेट्रोल डीजल, जब मैं पेट्रोल बोल रहा हूं तो पेट्रोल डीजल दोनों को इंक्लूड कर रहा हूं। 2013-14 में जो यूपीए सरकार जब गई थी, जो एक तरह से बेंचमार्क बोला जाता है, उसमें उस समय का जो स्टैटिस्टिका की जो रिपोर्ट है जो आप देख रहे हैं, टोटल कंजम्पशन 158.41 मिलियन मेट्रिक टन, 158.41 मिलियन मेट्रिक टन कंजम्पशन था। अब उसके बाद बीजेपी की सरकार आ गई, एनडीए की, और इसका जो मैक्सिमम पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कंजम्पशन हुआ वो 2018-19 में 211.03 मिलियन मेट्रिक टन हुआ। 2019-20 जो अभी साल बीता है, चूंकि इसमें कोरोना और कोविड आ गया था, ये कंजम्पशन गिर के 160.25 मिलियन मेट्रिक टन, करीब करीब 213-14 के, उस समय 158 था, अब 160 है, करीब उसी के आसपास है। अब मैं आपको समझने के लिए एक हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनका प्राइस स्ट्रक्चर भी दे रहा हूं, जो इस समय उनके यहाँ इसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के क्या प्राइस है, समझने में आसानी होगी। अब पहला एक चीज ये समझ लीजिए कि पड़ोसी देश और हमारे मुकाबले ये प्राइस क्यों ज्यादा है। मैं बहुत मोटे तौर पे कर रहा हूं क्योंकि आप सब रोज पेपर में निकल रहा है, आप लोग इसको जानते हैं, लेकिन मोटे तौर पे मैं उसको सिलसिलेवार रखने की कोशिश कर रहा हूं। दिल्ली में 2014 में जब पेट्रोलियम प्राइस बहुत ज्यादा थे, वो एक फिगर मैं और आपको दिखा दे रहा हूं क्योंकि फिर समझना आसान होगा कि जो क्रूड ऑयल था उसका प्राइस पिछले 10-20 साल का एक हम आपको स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं कि क्या था, और जिसके रेफरेंस में हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो नसीब वाला स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि इनके आते ही 2014 में वो कुछ ऐसा हुआ था कि इंटरनेशनल क्रूड प्राइस गिर गया था और ज़्यादा गिर गया था। इनफैक्ट अभी जब कोविड के दौरान तो वो $20 तक आ गया था, लेकिन ये सब एवरेज प्राइस दिया जा रहा है इसमें। अब इस रेफरेंस से एक चीज़ ये समझ लीजिए कि दिल्ली में 2014 में जो भी पेट्रोल का प्राइस होता था उसमें से जो एक्साइज ड्यूटी का कंपोनेंट होता था वो 22 रुपया होता था, अब वो 53 रुपया है एक्साइज ड्यूटी सरकार का, जिसका प्राइस से लेना देना नहीं है। अब इस 53, और मैं पेट्रोल की भी बात कर रहा हूं क्योंकि कमोबेश वही डीजल पे भी लागू हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का नेट शेयर इस 53 रुपये में से 27 रुपया 90 पैसा या कहीं 28 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है अपने पास, वो काटने के बाद, स्टेट का शेयर देने के बाद, और स्टेट को कुल शेयर जो मतलब हम तो टोटल टैक्स का कुल शेयर स्टेट का 25 रुपया होता है। तो ये मोटे तौर पे हो गया, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा रखती है, वो कम रखती है। अब मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि 2014 में सरकार बनने के बाद अब तक 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है एनडीए सरकार के द्वारा। मैं उस एक्साइज ड्यूटी पे फिर से वापस आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं जरा आपको दूसरी बात समझा दूं। अब इसके एक्सक्यूज, जो हम तो उसको एक्सक्यूज ही मान लेंगे, लेकिन जो सरकार के हिसाब से जो कारण है वो जरा उस पर थोड़ी देर चर्चा कर ली जाए। और वो चर्चा इसलिए कर ली जाए, और वो मैंने आपको अपने अगल बगल के देशों के प्राइसेस इसलिए बता दिए कि पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, वो तो इतना दुष्ट है, उसके यहाँ आतंकवाद सब करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो प्राइस कम किया हुआ है। कैसे किया हुआ है उसकी मतलब मालूम नहीं। तो एक तो हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे अगल बगल के देशों के भी प्राइसेस बढ़ जाए, जिससे कम से कम ये कहने को हो जाए कि भाई नहीं सब जगह प्राइसेस ज्यादा है तो हमारे भी ज्यादा है, हम इसी में खुश रहते हैं। क्योंकि अब जो कारण बताए जा रहे हैं सरकार की तरफ से वो जरा सुन लीजिए, और वो मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आप खुद देखिए कि क्या ये कारण वाजिब है। अब इसके कारण जो एक्सक्यूज दे रही है सरकार वो समझ लीजिए। पहला तो कह रही है
कि कोविड के समय हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया, इसलिए ये जो बढ़ा हुआ टैक्स और बढ़ी हुई एक्साइज हमने पेट्रोल और डीजल में ली। हालांकि आप सब लोग ठीक से जानते हैं कि हिंदुस्तान के पास उस समय केवल भंडार नहीं था, वी हैड मोर देन, वो जितना हम भंडारण कर नहीं पा रहे थे, फूड ग्रेन था, किसी भी फिगर में आप देख लीजिए, इसलिए वो एक आसान था हिंदुस्तान के लिए वो फूड ग्रेन देना, नहीं तो वो सड़ता एक तरह से। दूसरा, अब वो ये एक्साइज, वो कह रहे हैं एक्सक्यूज कि हमें अब एमएसपी देना है जो किसान मांग कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बढ़ा रहे हैं। हालांकि आप एमएसपी का लॉ अभी तक क्यों नहीं बनाया, एमएसपी का लॉ बना दिए होते तब भी आपका ये सब छूट थी। तीसरा, सबसे बढ़िया तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी 2 दिन पहले अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने ब्लेम किया है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनके कारण बन रहा। उन्होंने 2 कारण बताए, उनका 2 कारण, ये जो प्राइस राइज हुआ है उसका उन्होंने बताया। पहला, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट हैज रिड्यूस फ्यूल प्रोडक्शन, पूरी दुनिया ने अरे भाई जब कोविड के दौरान कंजम्पशन कम हो गया तो फ्यूल प्रोडक्शन भी कम हो गया। दूसरा, उन्होंने कहा मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज आर प्रोड्यूसिंग लेस फ्यूल अगेन फॉर मोर प्रॉफिट। ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे बात कहां की हो रही है और आप बात कहां की कर रहे हैं, जैसा डिबेट में आके बीजेपी के प्रवक्ता लोग बोलते हैं। बात हो रही है कि आपका एक्साइज ड्यूटी आप इतनी क्यों बढ़ा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं क्रूड की, क्रूड तो अभी भी उस पहले के मुकाबले सस्ता है। अब इसका एक ये तो इन्होंने कह दिया। अब हमारी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा कि ये सब बाजार के हवाले है, ये सब अब जो ऑयल कंपनीज हैं उनके हाथ में, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने एक टर्म यूज किया, वेक्सेशियस। वेक्सेशियस का आप लोग, हमें तो डिक्शनरी की जरूरत पड़ी थी, आप भी डिक्शनरी देख लें। उन्होंने कहा ये वेक्सेशियस इशू है। और एक चीज बिल्कुल बात है, निर्मला जी ठीक बात कह रही हैं। जैसे उन्होंने बताया था, जब उन्होंने एक बार प्याज की दाम बढ़ाया था तो उन्होंने कहा था ना, मैं प्याज खाती नहीं तो मुझे पता ही नहीं। और ये भी फैक्ट है कि क्योंकि वो मंत्री हैं तो अपनी जेब से तो पेट्रोल डीजल भराना नहीं पड़ता है, तो इसलिए पता ही नहीं कि डीजल चाहे 100 रुपया हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10 रुपया हो, उससे क्या फर्क पड़ता है मंत्री जी को। तो इसलिए उनको ये वैक्सेशियस इशू उनके लिए बिल्कुल ठीक है। अब ये जो उन्होंने बात कही थी कि ऑयल कंपनीज क्या करें, उसका भी जरा समझ लीजिए, क्योंकि ऑयल कंपनीज के सिर पर ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है। 2010 में यूपीए सरकार ने पेट्रोल को डीरेगुलेट किया था, और फिर 2014 में जब एनडीए सरकार आई तो ये बीजेपी ने डीजल को भी डीरेगुलेट किया। और दोनों सरकार में ये नहीं है कि इस सरकार अच्छी हो, जब ये डीरेगुलेट किया गया तो उसका दुनिया में कहीं पे भी मतलब ये होता है कि अगर प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर को कम देना होगा, प्राइस ज्यादा होगा तो कंज्यूमर को ज्यादा देना होगा। डीरेगुलेट का मतलब तो यही है कि मार्केट जो है वो प्राइस डिसाइड करेगी। लेकिन 2014 से के बाद एक टर्म हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं आपदा में अवसर। तो जब कम हुआ तो आपदा तो नहीं थी, तो दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट कि हम कैसे अपना रेवेन्यू और बढ़ा लें। तो वो रेवेन्यू 2014 से अभी तक करीब करीब 22 लाख करोड़ रुपए आपने इस मद में लिया एक्साइज ड्यूटी के रूप में, और जो टोटल एक्साइज ड्यूटी का करीब करीब 33% है। इट इज ऑन अ वेरी हाई साइड। क्योंकि जरा एक्साइज ड्यूटी का मतलब समझ लीजिए। एक्साइज ड्यूटी में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक्साइज ड्यूटी 3 तरह की होती है, बेसिक, स्पेशल, एडिशनल। बेसिक एक्साइज ड्यूटी आपको शेयर करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। आप ओवर द ईयर्स, पिछले 6.5 सालों में आपने बेसिक एक्साइज ड्यूटी को आप कम करते जा रहे हैं, स्पेशल और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को आप ज्यादा करते जा रहे हैं, इसलिए कि उसको आपको शेयर ना करना पड़े स्टेट गवर्नमेंट के साथ। दूसरा आप काम क्या कर रहे हैं कि जैसे जो सेस है, सेस पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जेब में रखता है, उसको शेयर नहीं करता है स्टेट गवर्नमेंट से। तो वो रोड एंड, अब आपने कौन कौन से सेस लगाए हुए हैं, आपने सेस लगाए हुए हैं रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, फिर एड वाला, और अभी भी कहा, उन्होंने कहा था कुछ 2 रुपये और 4 रुपये हम फिर से सेस के रूप में बढ़ा रहे हैं, जिससे इसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर ना करना पड़े। अब आप एक चीज ये बताइए, आप स्टेट गवर्नमेंट का 7 लाख करोड़ का बकाया है, जो जीएसटी का पैसा आपको स्टेट गवर्नमेंट को देना, आप वो दे नहीं रहे हैं। जो उनका कायदे से एक शेयर उनको जाना चाहिए, जो बढ़ा, ठीक है, बढ़े हुए प्राइस में, वो भी आप कुछ सेस के रूप में और एडिशनल, स्पेशल और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के रूप में रख के अपने पास रख ले रहे हैं। तो ये कैसे आप करेंगे? क्योंकि ये चीज, एक चीज और समझ लीजिए, जो सरकार क्योंकि ये मेरे हिसाब से ये केवल और केवल मिसमैनेजमेंट है। और उससे भी ज्यादा एक चीज मैं आपको इसलिए बता दूं कि कहां कहां क्या हो रहा है।
इंपोर्ट हिंदुस्तान करीब 80% अपने क्रूड का करता था। जब यूपीए सरकार 2014 में जा रही थी तो उस समय इंडिया का इंपोर्ट करीब 83% था, आज वो 88% है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं कई फोरम पे ये बात कही थी कि हमें अपना जो इंपोर्ट है वो करीब 10% घटाना है। और उनके बारे में जो ये सब वो बातें कहते हैं पब्लिक फोरम पे, जो वो घोषणाएं करते रहते हैं, उसके बारे में 3-4 दिन पहले राज ठाकरे ने क्या कहा एक बीबीसी के इंटरव्यू में, वो राज ठाकरे ने कहा, मैंने नहीं कहा है, क्योंकि इसलिए मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं वो राज ठाकरे का बयान है, आप लोग के साथ मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूं, वो सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है बीजेपी को कि इसका हम लोग जवाब कैसे दें, क्योंकि इतना नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो छोड़ो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इतना झूठ बोल के रखा है इस देश में पिछले 5 साल में, और 5 साल के भी पहले, क्योंकि 5 साल के पहले वो अलग बात करते थे 2014 के पहले, और 2014 के बाद अलग बात करते। तो ये सारी चीजें जब मैंने सामने रखी तो बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको रिएक्ट कैसे करें। तो फिर इनके पास क्या है, दूसरा कोई चारा नहीं है, दूसरे कोई इनके पास कोई जवाब नहीं है, तो बस इनकी सुपारी ले ली, इनके लिए काम कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, जैसे आपकी 2018-19 के मुकाबले आपकी खपत घटी है, तो अगर आपकी खपत घटी है 211 मिलियन मेट्रिक टन से 160 पे आप आए हैं, तो आपका जो अपना उत्पादन हो रहा था वो तो बढ़ना, वो तो भाई कांस्टेंट रहना चाहिए था, आपको उसको ज्यादा यूज करना चाहिए था। लेकिन इसी दौरान ओएनजीसी का उत्पादन भी घट गया है। ओएनजीसी का उत्पादन क्यों घटा है, वो सब फिगर्स हैं। 2014 में ओएनजीसी को 12,000 करोड़ रुपया एक्सप्लोरेशन पे वो करता था, आज कितना कर रहा है इस समय 2020 में 6,000 करोड़। कारण ये सब ये हैं, एक बड़ा कारण तो ये भी है कि जो ओएनजीसी है, अगर आपको याद दिला दें, उसके जो रिजर्व सरप्लस थे उससे आपने एचपीसीएल खरीदवाया। एचपीसीएल क्यों खरीदवाया, क्योंकि आपका अपना एक टारगेट था कि हम इतना डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई आपको मिल नहीं रहा था खरीदने वाला, तो आपने आपसी में नहीं होता है घर में वो ट्रेडिंग की, उनसे खरीद के उनसे करा दिया। अब जब ओएनजीसी ने यहां कर दिया तो उसके पास पैसा ही नहीं रहा। प्राइमरली जो बार बार चीज उभर के आ रही है कि आपका ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रहा है, आपका ये जो भी इस समय हो रहा है वो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं इसको। तो ये बहुत आवश्यक है इस समय कि आप स्पेशलिस्ट लाइए, आप हिंदुस्तान के पुराने प्रूवन लोग ऐसे लाइए जिन्होंने इकोनॉमी को बुरी हालत से बाहर निकाला है। और उसमें मैं बार बार पहला नाम मनमोहन सिंह का इसलिए लेता हूं कि जब 91-92 में वो आए थे तो बहुत बुरी स्थिति में हिंदुस्तान की इकोनॉमी थी, वहां से वो उसको कहीं खींच खाच करके ठीक किए थे। बाकी लोगों का नाम इसलिए नहीं लूंगा कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, उनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि इस समय जो हालात हैं वो पार्टी पॉलिटिक्स से बढ़ के हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जितनी जल्दी चेत जाएगी ये सरकार, उतना देश के लिए अच्छा होगा। नहीं तो जो हम लोग एक सरकार का एटीट्यूड है कि जो हमने कह दिया वो कह दिया, मतलब माई वे और हाईवे, वो एटीट्यूड अगर आप पेट्रोल में भी रखेंगे और इतना हाई वैल्यू वो करते जाएंगे, तो ये जो गरीबी की मार है, जो इकोनॉमी है, जो रिसेशन है, उसके इफेक्ट और बहुत ज्यादा होंगे और वो देश की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत खराब होगा। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।